दिसंबर 2025 का समय था और भारतीय अर्थव्यवस्था कागजों पर एकदम फिट लग रही थी। मतलब एक ओलंपिक एथलीट की तरह दौड़ रही थी। बिल्कुल, हर कोई इस बात से पूरी तरह आश्वस्त था कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सारे फंडामेंटल्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर सिर्फ 3 महीने के अंदर बिना किसी बीमारी या चोट के ये एथलीट ट्रैक पर औंधे मुंह गिर पड़ा। बहुत ही अजीब स्थिति थी वो। वाकई, हम बात कर रहे हैं भारतीय रुपए की, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11.8% नीचे आ गिरा। सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कैपिटल वॉर्स नाम के एक बेहद दिलचस्प स्रोत के आधार पर इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, ये गिरावट कोई सामान्य बाजार का उतार चढ़ाव तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। 84.68 के स्थिर स्तर से लुढ़क कर रुपए का सीधा 94.65 तक पहुंच जाना, मतलब ये अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। घरेलू आर्थिक संकट होता है, जैसे कोई बैंक डूब गया हो, या फिर सरकार दिवालिया हो गई हो। लेकिन मार्च 2026 तक ऐसा कोई भी संकेत, मतलब दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम वापस उस ओलंपिक एथलीट वाले उदाहरण पर जाएं, तो जब कोई एथलीट रेस के बीच में गिरता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी मेडिकल रिपोर्ट। बिल्कुल, उसकी मेडिकल रिपोर्ट। अर्थशास्त्र की दुनिया में ये मेडिकल रिपोर्ट देश के आर्थिक आंकड़े होते हैं। और सबसे पहला आंकड़ा जो किसी भी मुद्रा की सेहत तय करता है वो है महंगाई। और इस मेडिकल रिपोर्ट में महंगाई का कॉलम बिल्कुल साफ था। अच्छा। हाँ, मतलब अर्थशास्त्र में एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी कहते हैं। पीपीपी, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दो देशों की मुद्राओं के बीच की विनिमय दर उनके बीच की महंगाई दर के अंतर को दर्शाती है। तो अगर भारत में अमेरिका के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगाई होती तो रुपए का मूल्य कम होना स्वाभाविक था, क्योंकि रुपए की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता घट रही होती। लेकिन हमारे स्रोत के डेटा के अनुसार भारत की रिटेल महंगाई यानी सीपीआई अमेरिका की तुलना में इतनी ज्यादा थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। इतनी तो बिल्कुल नहीं थी कि रुपए की कीमत में अचानक 11.8% का इतना बड़ा गड्ढा बन जाए। इसका मतलब है कि पीपीपी थ्योरी यहाँ पूरी तरह फेल हो जाती है। एकदम। अगर महंगाई ने रुपए को नहीं गिराया तो हमें उस मेडिकल रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पर जाना होगा। क्या ऐसा हुआ था कि हमने विदेशी बाजार से बहुत ज्यादा उधार ले लिया था? या इतना ज्यादा सामान खरीद लिया कि देश का खजाना ही खाली हो गया? मतलब अगर हम व्यापार घाटे या ट्रेड बैलेंस की बात करें तो वहां क्या स्थिति थी? देखिए, वहां भी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में थे। 2025 की आखिरी तिमाही के आसपास भारत का मर्चेंडाइज गैप यानी माल व्यापार का घाटा लगभग 41.7 बिलियन डॉलर था। 41.7 बिलियन। कागज पर तो ये रकम बहुत बड़ी लग रही है। हाँ, बड़ी लग सकती है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है ना। भारत का सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर सेवाएं और कंसल्टिंग शामिल है, हाँ, वो इतना मजबूत प्रदर्शन कर रहा था कि उसने इस माल व्यापार के घाटे को बहुत आसानी से पाटने का काम किया। तो अगर हम सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य या फिस्कल हेल्थ की बात करें तो सार्वजनिक कर्ज के आंकड़े भी स्थिर थे। बिल्कुल स्थिर थे। मौद्रिक नीतियां भी एकदम सही दिशा में थी। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की सारी लाइटें हरी जल रही हैं, इंजन में तेल पूरा है और सर्विसिंग भी कल ही हुई है, तो गाड़ी हाईवे के बीचों बीच अचानक बंद क्यों हो गई? ये किताबी अर्थशास्त्र इस पूरी स्थिति को समझाने में बुरी तरह विफल क्यों साबित हो रहा है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समस्या उस एथलीट के शरीर के अंदर थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ थी? समस्या उस ट्रैक पर थी जहां वो दौड़ रहा था। पारंपरिक अर्थशास्त्र अक्सर केवल देश की सीमाओं के भीतर के आंकड़ों को देखता है, राइट, डोमेस्टिक इकोनॉमी को। हाँ, लेकिन रुपए की इस गिरावट का असली गुनहगार घरेलू अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि सरहदों के पार बहने वाली पूंजी का व्यवहार था। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के उस हिस्से को देखना होगा जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट यानी वो रास्ता जहां से विदेशी पैसा देश में निवेश के तौर पर आता है और जाता है। बिल्कुल सही। और हमारे स्रोत कैपिटल वॉर्स के अनुसार इस मोर्चे पर एक भारी और अभूतपूर्व अस्थिरता देखने को मिली थी। अगर हम एफडीआई को देखें, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हाँ, जो किसी भी देश के लिए एक स्थिर और दीर्घकालिक निवेश माना जाता है,
तो वो सितंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक लगातार हर महीने नकारात्मक रहा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना नया पैसा लंबी अवधि के लिए भारत आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा पैसा पुराने निवेशक वापस निकाल कर ले जा रहे थे। और देखिए, ये स्थिति सिर्फ एफडीआई तक सीमित नहीं थी। शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाने वाले जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें हम एफआईआई कहते हैं, हाँ, एफआईआई, उन्होंने तो और भी आक्रामक रवैया अपनाया। जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच के 9 महीनों में से 7 महीने ऐसे थे जब इन निवेशकों ने भारतीय बाजारों में जमकर बिकवाली की। 7 महीने? हाँ, और मार्च 2026 में तो इस विदेशी पूंजी के बाहर जाने का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही बन गया। बाप रे। और यहीं पर हमें उस मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है कि शेयर बाजार से पैसा निकालने का सीधा असर रुपए पर कैसे पड़ता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। जब ये विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बेचते हैं तो उन्हें बदले में रुपए मिलते हैं, लेकिन वो इन रुपयों को अपने देश वापस नहीं ले जा सकते। सही बात है, उन्हें डॉलर चाहिए। हाँ, उन्हें इन रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। तो अचानक से फॉरेक्स मार्केट में लाखों करोड़ों रुपयों की बाढ़ आ जाती है और हर कोई सिर्फ डॉलर मांग रहा होता है। डॉलर की भारी मांग और रुपए की इस अति आपूर्ति यानी ओवर सप्लाई के असंतुलन ने रुपए की कीमत को पाताल में धकेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इस मैकेनिज्म ने बाजार में डॉलर की लिक्विडिटी या तरलता को पूरी तरह से सोख लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये निवेशक इतनी जल्दबाजी में पैसा निकाल क्यों रहे थे? अगर भारत का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इतना मजबूत था, तो वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें अपना पैसा बाहर ले जाने पर मजबूर कर रही थी? मुझे लगता है कि इसका जवाब वैश्विक रुझानों में छिपा है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही शानदार और मशहूर रेस्टोरेंट है। वहाँ का खाना बेहतरीन है, साफ सफाई है और सब कुछ एकदम सही चल रहा है। ठीक है। लेकिन अचानक उस रेस्टोरेंट से सारे ग्राहक गायब होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वहाँ का खाना खराब हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि पड़ोस में एक नया एआई थीम वाला कैफे खुल गया है। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। है ना? उस नए कैफे की चर्चा हर जगह है। वहाँ की लाइटिंग और मेन्यू अलग है और दुनिया का हर व्यक्ति बस वहीं जाना चाहता है। हमारा मशहूर रेस्टोरेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दुनिया का ट्रेंड बदल गया है। ये एआई कैफे वाला उदाहरण उस समय के वैश्विक बाजार की स्थिति को बहुत सटीकता से दर्शाता है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए अमेरिकी बाजार वो नया और रोमांचक एआई कैफे बन गया था। बिल्कुल। भारत के शेयर बाजार में उस स्तर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले शेयरों की भारी कमी थी जो वैश्विक निवेशकों के विकास की नई भूख को शांत कर सकें। और सिर्फ एआई का क्रेज ही इकलौता कारण नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में उस समय शेयरों की कीमतें बहुत अधिक हो चुकी थी, मतलब हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही थी। हाँ, ओवरवैल्यूड थे। दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें काफी आकर्षक स्तर पर बनी हुई थी। जब दुनिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित अर्थव्यवस्था बिना किसी जोखिम के इतना अच्छा रिटर्न दे रही हो, तो कोई निवेशक विकासशील देशों के बाजार में जोखिम क्यों उठाएगा? बिल्कुल सही कहा। और इन वित्तीय कारणों के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति ने भी आग में घी का काम किया। वो कैसे? देखिए, पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चल रहा था उसने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में डर पैदा कर दिया था। ओहो हाँ। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि जब बाहर अनिश्चितता और युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक किसी विकासशील देश की मुद्रा को छोड़कर दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकाने की ओर भागते हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर है। बिल्कुल, अमेरिकी डॉलर। यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब ये विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर भागते हैं तो असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं पड़ता, बल्कि स्थानीय बाजार का मनोविज्ञान भी बदलने लगता है। मनोविज्ञान बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल किसी बैंक रन की तरह है। मान लीजिए एक बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अचानक बाजार में अफवाह फैलती है कि बैंक डूबने वाला है। तो लोग घबरा जाएंगे? हाँ, लोग घबराकर अपना पैसा निकालने दौड़ पड़ते हैं। अब क्योंकि हर कोई एक साथ अपना पैसा निकाल रहा है, बाजार में सचमुच नकदी खत्म हो जाती है और वो सुरक्षित बैंक डूब ही जाता है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को अर्थशास्त्र में बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,
कैपिटल वॉज स्रोत में इसे समझाने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री रूडिगर डॉर्नबुश के ओवरशूटिंग सिद्धांत का बहुत ही प्रासंगिक संदर्भ दिया गया है। ओवरशूटिंग सिद्धांत? हाँ, डॉर्नबुश का ये सिद्धांत बताता है कि जब बाजार में कोई बाहरी झटका लगता है या घबराहट फैलती है तो मुद्राएं अपने तार्किक या गणितीय संतुलन पर जाकर नहीं रुकती। तो क्या होता है? वे डर और पैनिक के कारण उस स्तर से कहीं ज्यादा नीचे ओवरशूट कर जाती हैं, मतलब जितना गिरना चाहिए उससे कहीं ज्यादा गिर जाती हैं। और इस ओवरशूटिंग के पीछे का मैकेनिज्म हमारे अपने स्थानीय व्यापारियों के व्यवहार में साफ दिखाई दे रहा था। स्रोत इसे रैशनल हेजिंग का नाम देते हैं। रैशनल हेजिंग? हाँ, अगर हम एक निर्यातक की कल्पना करें जिसने अभी अभी अमेरिका में अपना माल बेचा है और उसे पेमेंट में लाखों डॉलर मिलने वाले हैं। जब वो न्यूज़ में देखता है कि रुपया हर दिन गिर रहा है और डॉलर महंगा होता जा रहा है तो वो एक बहुत ही तार्किक फैसला लेता है। वो सोचता है कि थोड़ा इंतजार कर लूं। बिल्कुल, वो सोचता है मैं अपने डॉलर आज ही रुपए में क्यों बदलूं? अगर मैं 1 महीने और इंतजार कर लूं तो मुझे $1 के बदले 84 की जगह 90 या 94 रुपए मिल जाएंगे। नतीजतन वो निर्यातक अपने डॉलर को बाजार में आने से रोक लेता है। और इस स्थिति में बाजार में डॉलर की आपूर्ति या सप्लाई रुक जाती है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा आयातकों से जुड़ा है, जो इस असंतुलन को और भयानक बना देते हैं। आयातकों का क्या रोल था इसमें? देखिए, जिन्हें बाहर से मशीनें, कच्चा तेल या कच्चा माल मंगाना है और उसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी है, वे इस गिरते रुपए को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। जाहिर है। उनका तर्क होता है कि अगर अगले हफ्ते डॉलर और महंगा हो गया तो मेरा बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए वे अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए भी आज ही तुरंत डॉलर खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तो जरा बाजार के इस कैच-22 को समझिए। एक तरफ निर्यातक बेहतर मुनाफे की उम्मीद में डॉलर की सप्लाई रोककर बैठे हैं और दूसरी तरफ आयातक भविष्य के नुकसान से बचने के लिए डॉलर की अंधाधुंध डिमांड पैदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो इन दोनों ही व्यापारियों ने अपनी अपनी बैलेंस शीट बचाने के लिए एकदम रैशनल यानी तार्किक फैसले लिए। हाँ, उनके नजरिए से वो बिल्कुल सही थे। लेकिन सामूहिक रूप से उनके इन फैसलों ने बाजार में डॉलर का एक ऐसा सूखा पैदा कर दिया जिसने रुपए की कमर ही तोड़ दी। यही होता है, जब बाजार इस तरह के पैनिक मोड में आ जाता है तो कोई भी देश के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को नहीं देखता। सही बात है। हर कोई बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी रुपए को 11.8% नीचे ले गई। लेकिन अमिया, मुझे अर्थशास्त्र के एक बहुत ही पुराने और स्थापित नियम की याद आ रही है। हमने हमेशा पढ़ा है कि जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को बहुत फायदा होता है। हाँ, ये तो टेक्स्ट बुक रूल है। क्योंकि कमजोर मुद्रा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस देश का सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता और आकर्षक हो जाता है। तो क्या अप्रैल 2026 में हुए इस भारी क्रैश ने भारतीय निर्यातकों के लिए कोई लॉटरी खोल दी थी? इस किताबी नियम को हमारा स्रोत पूरी तरह से एक मिथक साबित करता है। अच्छा। हाँ, आंकड़ों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि रुपए की इस ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद भारतीय निर्यात में कोई उछाल नहीं आया और इसके पीछे के कारण बहुत ही व्यवहारिक और आज की ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा सामान सस्ता हो रहा था तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंपोर्ट इंटेंसिटी या आयात निर्भरता। इस इंपोर्ट इंटेंसिटी के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक बेकर का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बेकर है जो बहुत ही शानदार केक बनाकर विदेशों में निर्यात करता है। रुपये के कमजोर होने के कारण विदेशियों के लिए उसके केक बहुत सस्ते हो गए और अचानक ऑर्डर बढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन कहानी में एक पेच है। उस बेकर को वो केक बनाने के लिए जो अवन चाहिए, जो खास तरह का मैदा चाहिए और जो मशीनरी चाहिए, वो सब उसे विदेशों से आयात करनी पड़ती है। हाँ, अब समझ आया। अब जैसे ही रुपया गिरा, उसका कच्चा माल और मशीनरी इतनी महंगी हो गई कि सस्ते केक बेचने के बावजूद उसका सारा मुनाफा कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत में ही खत्म हो गया। बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये बेकर का उदाहरण भारत के कई बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर बिल्कुल फिट बैठता है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मशीनरी की या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी की। हाँ, इन सब में आयात होता है। बिल्कुल, इन सभी को भारी मात्रा में विदेशों से कच्चा माल मंगाना पड़ता है। जब डॉलर 94 रुपए के पार चला गया तो इस आयातित कच्चे माल की लागत आसमान छूने लगी। इसलिए कमजोर मुद्रा ने निर्यातकों को कोई वास्तविक फायदा नहीं पहुंचाया।
और दूसरा कारण क्या था जिसने निर्यात बढ़ने से रोक दिया? दूसरा कारण था रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस या तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा। यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो निर्यात कर रहा है। और भी देश है। कई अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी उन्हीं खरीदारों को अपना सामान बेच रही हैं। मतलब जब अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा था तो वो सिर्फ भारतीय रुपए को नहीं कुचल रहा था, वो दुनिया की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को भी उसी रफ्तार से नीचे गिरा रहा था। बिल्कुल। वियतनाम, थाईलैंड, ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं भी डॉलर के मुकाबले भारी दबाव में थी। ओह, तो सबको एक साथ नुकसान हो रहा था। हाँ, इसलिए कीमतों के मामले में भारत को दुनिया के बाजार में कोई अतिरिक्त या विशेष फायदा नहीं मिला। अगर भारत का माल अमेरिकी खरीदार के लिए सस्ता हुआ था तो वियतनाम का माल भी उतना ही सस्ता हो चुका था। तो अगर हम स्थिति का जायजा लें, एक तरफ विदेशी निवेशक धड़ल्ले से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, हाँ, दूसरी तरफ बाजार में घबराहट और पैनिक की वजह से डॉलर की भारी कमी हो गई है, और तीसरी तरफ निर्यात बढ़ने वाला वो पुराना किताबी नियम भी काम नहीं कर रहा है। बाजार पूरी तरह से एक आत्मविनाशकारी चक्र में फंस चुका था। एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका था। ऐसे में साफ था कि ये गाड़ी खुद ब खुद वापस पटरी पर नहीं आने वाली। किसी न किसी को तो इस गिरते रथ को रोकने के लिए बीच में आना ही था। और इसी मोड़ पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को बाजार में उतरना पड़ा। अप्रैल 2026 में जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करते हुए बाजार में सीधा हस्तक्षेप किया। मतलब इंटरवेंशन किया? हाँ, उन्होंने बाजार में डॉलर झोंकने शुरू किए ताकि रुपये की गिरती कीमत को रोका जा सके, और इस आक्रामक कदम के चलते रुपया वापस 93.3 प्रति डॉलर के स्तर तक खिंच कर आ गया। लेकिन जब कोई सेंट्रल बैंक इस तरह से बाजार में दखल देता है तो उस पे अक्सर सवाल उठने लगते हैं। बहुत से मुक्त बाजार के समर्थक ये तर्क दे सकते हैं कि मुद्रा की कीमत मांग और आपूर्ति के प्राकृतिक नियमों से तय होनी चाहिए। बिल्कुल। और रिजर्व बैंक का यह कदम बाजार के साथ छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये मैनिपुलेशन नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि विनिमय दर अभी भी बाजार की ताकतों द्वारा ही तय हो रही है। अच्छा। हाँ, उनका लक्ष्य किसी एक खास कीमत को तय करना नहीं था। उनका लक्ष्य था अत्यधिक और विघटनकारी अस्थिरता को रोकना। इसे हम उस ड्राइवर की तरह देख सकते हैं जो हाईवे पे गाड़ी चला रहा है। अगर सड़क खराब होने की वजह से गाड़ी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो वो स्टीयरिंग को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ता। हाँ, वो उसे चलने दे पा रहे हैं। लेकिन अगर उसे लगता है कि गाड़ी सीधे खाई में जा गिरने वाली है तो उसे मजबूरी में ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बिल्कुल सही। और सबसे अहम बात यह है कि रिजर्व बैंक के इस कदम को वैश्विक स्तर पर कोई गलत कदम नहीं माना गया। ऐसा क्यों? स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का जिक्र है। ये फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन करता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना एक वैध और जरूरी उपकरण है। यानी IMF जैसी संस्थाएं भी अब ये मानती हैं कि विकासशील देशों को पूरी तरह से ग्लोबल बाजार के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। ये नीतिगत बदलाव ये दर्शाता है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री अब ये समझ चुके हैं कि जब ग्लोबल कैपिटल अनियंत्रित होकर बहती है तो वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है, चाहे उसके बुनियादी आंकड़े कितने भी मजबूत क्यों ना हो। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ और थोड़ी डराने वाली तस्वीर उभर कर आती है। डराने वाली तो है। आज की आपस में जुड़ी हुई इस ग्लोबल दुनिया में केवल अपना घर साफ रखना ही काफी नहीं है। आपके देश का राजकोषीय घाटा कम हो सकता है, आपकी महंगाई दर काबू में हो सकती है। लेकिन अगर 7 समंदर पार सिलिकॉन वैली में AI जैसी किसी नई तकनीक का कोई नया क्रेज शुरू हो जाए तो वहां का आकर्षण आपके देश की अर्थव्यवस्था से पैसा ऐसे खींच लेगा जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर। बिल्कुल। ये घटना हमें याद दिलाती है कि वित्तीय बाजारों में इंसान का मनोविज्ञान और उसकी भावनाएं एक्सेल शीट के डेटा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि आज के दौर में हम केवल हेडलाइंस या अर्थशास्त्र के पुराने किताबी ज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। वैश्विक भावनाएं किसी भी देश की घरेलू स्थिरता को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती हैं।
एकदम सही। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पैसा दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्यों और कैसे बहता है, तब तक हम आर्थिक दुनिया की इस पहेली को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। जरूर, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे एआई जैसी तकनीकी लहर ने वैश्विक पूंजी को अपनी ओर खींच लिया और भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था की मुद्रा को हिलाकर रख दिया। तो भविष्य में जब क्वांटम कंप्यूटिंग या कोई और बड़ी तकनीकी क्रांति आएगी, तब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या उभरते हुए देशों की मुद्राएं हमेशा इसी तरह पश्चिमी देशों के इनोवेशन साइकिल्स और उनके ट्रेंड्स के रहमो-करम पर निर्भर रहेंगी? वाकई। चाहे हमारे अपने देश की बैलेंस शीट और आर्थिक बुनियादी ढांचा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या हम कभी इस कैपिटल फ्लाइट के चक्रव्यूह से पूरी तरह बाहर निकल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थशास्त्र की दिशा तय करेगा।